आगरा के हरि पर्वत इलाके में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश मोहन घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने ईंट से हमला कर अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बाथरूम में छिपा दिया था। पुलिस के मुताबिक अब तक वो हत्याओं की 3 वारदात को अंजाम दे चुका है और हत्या के मामले में पहले भी वो 2 बार जेल जा चुका है। सूचना मिली थी कि मोहन प्रजापति इसी तरीके की एक अन्य घटना को कारित करने के लिए इसी क्षेत्र में, हरिपर्वत क्षेत्र में आ रहा है। पुलिस द्वारा घेराबंदी, नाकाबंदी की गई। जब इसकी मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी थी तो इसको वार्निंग दी गई रुकने के लिए, पर नहीं रुका तो इसने बाद में फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी अपने आत्मरक्षा के लिए। इसको गोली लगी है पैर में। प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज इसको भिजवाया गया है। उधर उन्नाव में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। स्वाट टीम और पुलिस के साथ मुठभेड़ बदमाश धनराज और साथियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 35,000 का इनामी अजय पटेल भी गिरफ्तार हुआ है। अजय और धनराज की पुलिस को तलाश थी। धनराज लोधी पर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 4 बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ में दारोगा समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचा, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। उन्नाव से तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां पर भी एक मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और काफी इनके ऊपर मामले पहले से भी दर्ज थे। इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। डबल डेकर बस को डीसीएम ने टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। राजस्थान से ये बस लखनऊ जा रही थी और नगला खंगार इलाके में यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। 5 लोगों की मौत हुई, 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान से ये बस लखनऊ आ रही थी। नगला खंगार जो ये इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह की शुरुआत बेहद ही बुरी खबर के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। डबल डेकर बस का डीसीएम की टक्कर हो जाती है और इसमें 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। 2 घायल हैं। राजस्थान से लखनऊ ये बस जा रही थी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, किसी तरह की आर्थिक मदद का भी ऐलान हुआ है क्या, और अभी क्या स्थिति है? 5 लोगों की डेथ हुई, 2 घायल हैं, बाकियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जो डबल डेकर बस थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, पीछे जो डीसीएम आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उसकी नींद में आ जाने की बात थी। क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, साफ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हादसा इसी लापरवाही से हुआ है। उसके बाद जो घायल है, चूंकि वो बस में सारे लोग उतरे नहीं थे, ये बस खड़ी थी, उसमें 5 ही लोग केवल उतरे हुए थे, जो कि जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। बकाया के जो यात्री थे वो बस में ही बैठे हुए थे। ये सुबह तड़के का मामला है। एक्सप्रेस वे का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक्सप्रेसवे पे डबल डेकर बसों का प्रत्येक सप्ताह में 1 एक्सीडेंट तो लगभग हो ही जाता है और काफी लापरवाही रहती है एक्सप्रेस हाईवे पे जो लोग जिस तरीके से वाहनों को चलाते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लापरवाही बड़ी वजह बनी। माना जा रहा है कि ड्राइवर को दरअसल झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। खबर लखनऊ से भी आ रही है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला आया है। कोरोना से ठीक होते हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें 100% स्टाफ अब बैठकर काम कर सकता है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। भीड़ कम करने के भी इंतजाम किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट हुआ और कोविड पे कंट्रोल किया गया, आप देख रहे हैं आंकड़े कम हुए। सरकार ने एक राहत दी, वो ये कि जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर अब 100% यानी कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्टाफ बैठ सकता है
हो सकता है निजी ऑफिस को लेकर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए, इस तरह की छूट मिल जाए, तो एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, लापरवाही की इजाज़त ज़रा भी नहीं होगी। जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के, जो नियम है मास्क और 2 गज की दूरी और मास्क का सैनिटाइजर के इस्तेमाल का, वो आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, एक बड़ी छूट, बड़ी राहत की खबर तो है ये, इसे और किस तरह से देखा जाए कि अन्य ऑफिसेज जो प्राइवेट हैं, क्या उन्हें भी इस तरह की छूट मिल सकती है? देखिए, लगभग सभी ऑफिस के लिए ये आदेश किया गया है। और जब आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब कोरोना केस बढ़ रहे थे तो सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया पहले कि सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही कामकाज आगे बढ़ पाएगा। फिर जब केसेस और आगे बढ़े तो फिर ये कहा गया कि 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस घट रहे हैं, सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी छूट दे रही है। शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन ही चल रहा है। तो वीकेंड लॉकडाउन को छोड़ करके जो बाकी दिन दफ्तर खुल रहे हैं वो 50% स्टाफ के साथ खुल रहे हैं और कामकाज में अभी भी वो रफ्तार आ नहीं पाई है कोरोना की वजह से। तो अब चूंकि केसेस घट रहे हैं, वैक्सीनेशन जोर पकड़ रहा है, लिहाजा अब कार्मिक विभाग की ओर से, नियुक्ति विभाग की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि अब केसेस कम हो रहे हैं इसलिए सभी स्टाफ टाइम पर आए, टाइम पर जाए। हालांकि इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको जरूर फॉलो करें ताकि अब कम से कम कामकाज आगे बढ़ सके। और चूंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव को भी, इसके पहले अगर योजनाओं की बात करें हम या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, वहां पर कामकाज अभी भी बहुत स्लो मोशन में चल रहा था। फाइल एक हफ्ते लटक रही थी। तो कम से कम इसके हो जाने से, निर्देश मिल जाने से स्टाफ की प्रॉपर ये बहुत बड़ी राहत की खबर है लोगों के लिए भी। और अब माना जाएगा कि विभाग के जो काम है उसमें तेजी आ जाएगी, जिसकी ज्यादा जरूरत भी थी। ट्विटर के साथ चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ट्विटर ने कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से अलग दिखाकर एक और विवाद को जन्म दे दिया। इसको लेकर बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। बजरंग दल के प्रवीण भाटी का आरोप है कि ट्विटर ने दुनिया को बरगलाने का काम किया और भारत के नक्शे के साथ जानबूझकर छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत पर खुर्जा कोतवाली में आईटी एक्ट और वैमनस्य फैलाने समेत कई धाराओं में एफआईआर की गई है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख है। वैसे अब तक जो तस्वीर साफ हुई है उससे ये पता चलता है कि 40 सीटों पर बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। जानकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी पहले से बढ़त बनाए हुए है। अब तक 18 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी का चुनाव हो चुका है, जिसमें 17 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन जिलों से कौन से नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीता है। गोरखपुर से शुरुआत करेंगे। देखिए, साधना सिंह जो है यहाँ से, अमरोहा से ललित तंवर, झांसी से पवन गौतम, अमरोहा से ललित तंवर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, गोंडा से घनश्याम मिश्रा जो हैं वो जीते हैं, और गाजियाबाद से ममता त्यागी, बलरामपुर से आरती तिवारी, आगरा से मंजू भदौरिया, शेफाली सिंह जो हैं मुरादाबाद से, मऊ से मनोज राय, ललितपुर से कैलाश नारायण, मेरठ से गौरव चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती से दहन मिश्रा, बांदा से सुनील पटेल, ये निर्विरोध जीते गए हैं। तो ये हम आपको जो है दिखा रहे थे तस्वीरें, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लखनऊ से भी हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जो तस्वीरें आ रही हैं, हमने पहले तो देखा 17 निर्विरोध और एक और पार्टी से, लेकिन अब चैलेंजिंग हो गया है आरोप प्रत्यारोप के बाद।
निश्चित रूप से अगर बात करें जिस तरीके से 40 सीटों पर सीधे सपा और भाजपा की सीधे टक्कर बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से अगर बात करें तो ये लिटमस टेस्ट जो है 2022 चुनाव को लेकर के एक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो 18 सीटों पर, जिसमें 17 भाजपा के खाते में गई है और 1 सपा के खाते में गई है, वहां पर निर्विरोध। लेकिन आज अंतिम दिन है ऐसे में नामांकन वापस लेने का, तो इसके बाद तस्वीर और शाम तक आज साफ हो जाएगी। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी सुप्रीमो ने भी स्पष्ट किया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और जिस तरीके से चुनाव हो रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी तल्ख टिप्पणी की है। ऐसे में अब जहां सपा की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, लेकिन अब जहां पर से 17 बीजेपी के, जहां से बीजेपी ने 17 निर्विरोध जीती है, वहां पर भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनके गुस्से का सामना वहां के जिला अध्यक्षों को करना पड़ा है, जहां उन्हें पार्टी से निष्कासित करने और साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बातें सामने आई हैं। और अब अगर बात की जाए तो उसको लेकर के यहाँ पर जो 40 सीटें हैं, सपा पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी कमर कस चुकी है कि वहां पर जीत को किसी भी तरीके से मुकम्मल करना है। हालांकि भाजपा भी पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी जीत को मुकम्मल करने में लगी हुई है। जी ठीक, तो बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, अयोध्या में स्पेशली समाजवादी पार्टी को स्ट्रांग माना जा रहा है, ग्राउंड की क्या सिचुएशन है? हम आपको बता दें कि अयोध्या जिला पंचायत का जो इतिहास है, भाजपा को अभी तक सीट नहीं मिली है। ये पहली बार होगा जब भाजपा जो है अध्यक्ष पद के लिए जीतने का प्रयास कर रही है। हालांकि 40 सीटों में केवल 8 सीट उसके पास है। 25 पर सपा दावा कर रही है कि 25 उसकी सीट उसके पास है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सपा ने आरोप लगाया है कि सत्ता के बल पे अध्यक्ष पद हटाना चाहती है भाजपा। आशंकित है कहीं गड़बड़ ना कर दे। हालांकि कल उसने आरोप भी लगाया कि उसके जो सदस्य हैं उसके घर पर पुलिस दबिश दे रही है, भाजपा के लोग उसके घर पर जा रहे हैं, उसको दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 8 सीट लेकर भाजपा दावा कर रही है, कह रही है कि बसपा के उसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। यही नहीं, लगभग 6 सदस्य जो है समाजवादी पार्टी के भी उसके साथ में है, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे वो, और भाजपा जो है वो अध्यक्ष पद का जीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 8 सीट लेकर भाजपा दावा कर रही है अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, दावा करना और माहौल बनाना दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती भी हैं कई बार। देवेंद्र सिंह हमारे साथ फिरोजाबाद से हैं। देवेंद्र जी, बीएसपी कहीं मैदान में नहीं और माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। आप हमें फिरोजाबाद की रियलिटी बताइए। बिल्कुल, अगर इस बसपा की बात करें तो फिरोजाबाद में बसपा का कोई खास वर्चस्व नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। इटावा का बगल का जिला है तो सफाई की ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो जिस वजह से समाजवादी पार्टी का पहले भी हमेशा जो है अध्यक्ष रहा है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की जो है पुत्रवधू हैं, उसके साथ ही यहाँ रोचक मुकाबला है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी से देखा जाए तो प्रत्याशी भले ही जो है बहुत ज्यादा बड़ी पृष्ठभूमि का न हो, लेकिन चूंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिष्ठा यहाँ पर जो है लगी हुई है और तमाम तरह से वो चाह रहे हैं कि हर हालत में समाजवादी पार्टी का जीते। और अगर सदस्यों की बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य, 14 सदस्य उसके समाजवादी पार्टी के हैं, वहीं भाजपा के 3 सदस्य हैं। ऐसे में यहाँ बेहद रोचक मुकाबला है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि कहीं जो मुकदमा लिखे जा रहे हैं, भाजपा के लोग लगवा रहे हैं, ये कई तरह से दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये आखिर पता चलेगा 3 तारीखों के किन लोगों ने किन को वोट दिया है। तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा फिरोजाबाद का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो मुकाबला तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गाजियाबाद में बेटी का नाम घर की शान नाम से कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बेटियों के नाम की नेम प्लेट बांटी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बेटी का नाम घर की शान। गाजियाबाद प्रशासन ने समाज में बेटियों को उनका स्थान दिलवाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस मुहिम के तहत जिले की 25 बेटियों को उनके नाम की नेम प्लेट दी गई है। घरों के बाहर अक्सर पुरुषों के नाम लिखे होते हैं। इस पुरुषवादी सोच को बदलने के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू की है। बेहतर तरीके से जनपद में संचालित किया है। हम सभी जानते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही मुख्य रूप से जो है वो अगर आप देखें तो समाज में दोनों का ही अपना इम्पोर्टेंस है। बेटियों के प्रति जो धीरे धीरे जो धारणा
एक बनती जा रही थी, उससे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम स्टार्ट हुई और जिन जनपदों ने बेहतरीन कार्य किया तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बेटियों के नाम की नेम प्लेट लेकर इन बेटियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई, मानो उनका आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का हौसला और बढ़ गया। उनके माता पिता का कहना है कि इन नेम प्लेट्स को अपने घरों के बाहर लगवाएंगे, जिससे घर की पहचान बेटियों के नाम हो सके। तो मेरे 2 बेटियां हैं, मेघा वर्मा और अनुष्का वर्मा। उन दोनों के नाम से मुझे एक नेम प्लेट दी गई ताकि मैं उसको अपने घर के आगे अपने घर की पहचान बेटियों के नाम से रख सकूं। तो ये पहल जो की गई है क्या गाजियाबाद में शुरू की गई है अभी? जी, ये गाजियाबाद की ही पहल है। मुझे तो लगता है गाजियाबाद में वो बहुत अच्छी मुहिम है। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई बेटी का नाम घर की शान मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। जरूरत है हर किसी को इस मुहिम से जुड़ने की, जिससे लड़कियों को एक अलग पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के दौरे पर हैं। आज उनका यूपी में 5वां दिन है। इस दौरान लखनऊ में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो योगी कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। फिर सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।